नमस्ते। हेयर ऑन टू जय श्री राम के इस चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। मैं सिलसिलेवार एक एक चैप्टर का छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करता चल रहा हूँ। पूरा चैप्टर तो इतने कम समय में बताना संभव नहीं है और फिर आपका थोड़ा जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। चैप्टर 3 1962 की वॉर है। चैप्टर का नाम है हिंदी चीनी भाई भाई, डिबैकल इन वॉर एंड नेहरूज डेथ। ये उसका टॉपिक है। देखिए 1947 में भी एक हम लोग ने लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान की, लेकिन उसको आप ये मानिए कि हमारी बाउंड्रीज का सेटलमेंट एक तरह से हो रहा था। तो वॉर पर से जो मतलब स्ट्रिक्ट सेंस में वॉर वो 1962 की थी। नेहरू एक पॉलिसी परस्यू कर रहे थे नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन की, और उस समय दुनिया दो भागों में विभाजित हो रही थी, एक अमेरिका, एक रशिया ब्लॉक, एक अमेरिकन ब्लॉक, एक रशियन ब्लॉक। लेकिन इससे अलग हटके नेहरू एक सपना देख रहे थे और इस सपने उनके साथ देख रहे थे इंडोनेशिया के सुकर्णो, नासिर ऑफ इजिप्ट, टीटो ऑफ यूगोस्लाविया। इन लोगों ने मिलकर मूल कर्णधार थे जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को आगे परस्यू किया था। अपने तरह का एक प्रयोग था कि भाई ना हम आपके साथ ना आपके साथ, हम अपना एक वो बनाएंगे। और वो एक समय तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट था। एक चीज़ और हम आगे बढ़े इससे पहले देखिए, रिपब्लिक ऑफ चाइना पर से वो वजूद में आया 1 जनवरी 1912 में। कुछ चीज़ें ये समझ लीजिए कि उसके बाद चाइना का एक अंदर का पावर स्ट्रगल था। वो सब मैं सारी चीज़ें किताब की ही बोल रहा हूँ जो मैंने किताब में लिखी हैं। एक इंटरनल पावर स्ट्रगल था। 1949 में वो स्ट्रगल सेटल हुआ। मेनलैंड चाइना, जिसको हम लोग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, और रिपब्लिक ऑफ चाइना चांग काई शेक के नेतृत्व में ताइवान में। तो ये 1949 की स्थिति थी। फिर एक दलाई लामा का एक ब्रीफ आपको कई जगह मिलता चल देगा रेफरेंस, क्योंकि कोशिश मैंने ये भी की है कि थोड़ा आप समझें कि चाइना की भौगोलिक स्थिति, चाइना की इम्पोर्टेंस, नेपाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, तिब्बत की भौगोलिक स्थिति, तिब्बत एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, उसकी इम्पोर्टेंस कैसे, क्योंकि हमारे और चाइना के बीच क्या है कि ये कंटिन्यूअस बॉर्डर नहीं है। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान की तरफ आता है तो कंटिन्यूअस बॉर्डर है, क्योंकि एक ही देश था जिसके 2 हिस्से हुए थे। लेकिन चाइना के उसमें बीच बीच में दूसरे देश आते रहते हैं। भूटान की स्थिति, म्यांमार की स्थिति, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसको ब्रीफली मैंने टच किया है, क्योंकि अगर आप 1962 की वॉर और आज की स्थिति को भी ठीक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहेंगे तो ये आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखिए 400 पेज की किताब में इतना बहुत संभव नहीं है, और ख़ास करके एक चैप्टर में, क्योंकि जो मैं एक एक बातें कह रहा हूँ उसके लिए एक एक जैसे म्यांमार को समझने के लिए, तिब्बत को समझने के लिए 400 पेज भी कम है, लेकिन मैंने उसको एक शॉर्ट में आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। चाइना ने कैसे अक्साई चिन पे कब्जा किया, जो हमारी टेरिटरी थी, कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। एक 1912, 1913, 1912 और 1913 में कैसे शिमला एग्रीमेंट उस समय हुआ। शिमला में बैठे इन लोग, तिब्बत वाले लोग आए थे, चाइना के लोग आए थे, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसी समय से वो मैकमोहन लाइन का जो होता है उसका वजूद में आई। फिर 1947 के बाद एक थोड़ा आर्मी पे भी मैंने टच किया कि कैसे ब्रिटिश आर्मी, जो 47 से पहले ब्रिटिश आर्मी थी, वो कन्वर्ट हुई इंडियन आर्मी में, और उसका ट्रांजिशन जैसे हुआ, क्योंकि उससे पहले तो भाई वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करती थी, लेकिन अब वो आज़ाद हिंदुस्तान की आर्मी थी। मैंने एक व्यक्ति के बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे चर्चा की है, वीके मेनन साहब। वीके मेनन वन ऑफ द वेरी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स ऑफ नेहरू कैबिनेट। वो कई जगह से एमपी रहे, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी भी। मैंने उनका डिटेल में इसलिए किया है क्योंकि कॉम्पिटेंट थे। अब शायद समय और काल उनके अनुरूप नहीं था। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट करके मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, फिर वो उनका यूएन में कैसे वो हिंदुस्तान के को डिफेंड करते थे, उनकी बहुत लाजवाब स्पीचेस हैं। ऊधम सिंह के वो डिफेंस काउंसिल थे जब इंग्लैंड में उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा चला। और एक तो 62 का आया था, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर वो 1948 में शायद
एक जीप परचेज का केस का भी एक करप्शन चार्जेस की कुछ बात आई थी, लेकिन आई गई हो गई थी। इसी सीरीज में जो हिंदुस्तान के जनरल थे 62 से जस्ट पहले, जनरल थिमैया, उनका एक रेजिग्नेशन होता है जो बहुत कई बार आपको चर्चा में आता होगा। उस रेजिग्नेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों कारण थे, इत्यादि इत्यादि, उसको मैंने वो किया है। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, कहा जाता है बहुत मनमुटाव था नेहरू को, वो मतलब नेहरू के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन जब वॉर ख़त्म हुई तो भाई मेनन पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, वॉर के दौरान उनका इस्तीफा हुआ, फिर नेहरू डिफेंस मिनिस्टर हो गए पार्ट टाइम, और जैसे ही वॉर ख़त्म हुई वैसे ही YB चौहान डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं, और तुरंत ही एक नेशनल डिफेंस काउंसिल बनती है 9 सदस्यीय, और उसमें जनरल थिमैया जो रिटायर हो गए थे वो उसमें मेंबर के तौर पे आते हैं। तो अगर उनका ना इत्तेफाकी इस हद तक थी या नेहरू से इतना गुस्सा थे तो क्यों आते, लेकिन बेसिक पॉलिसीज पे दो लोग अलग अलग चौराहे पे खड़े थे, अदरवाइज व्यक्तिगत कोई वो नहीं था, मतलब मनभेद नहीं था, मतभेद हो सकता है। एक चीज़ और मैंने इस पे समझाने की कोशिश की, क्योंकि बार बार एक इशू उठता है कि इंडिया को UN की मेंबरशिप मिल रही थी, वो इंडिया ने चाइना को दी थी, इंडिया को, इस तरह की बातें बार बार आप, और ख़ास करके व्हाट्सएप के ज़माने में आप ज़रूर देखते होंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, जिस समय ये सब देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑलरेडी UN का मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर है, तो कोई हिंदुस्तान ने उनको दी, ये एक वो है। दूसरा, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको आज हम लोग चाइना जनरल उसमें बोलते हैं, मेनलैंड चाइना, माओ का चाइना, वो 1971 में UN का मेंबर बनता है, और 1971 में वो रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान वाले चाइना को हटा के उनको दी जाती है। तो ये कहना कि वो इंडिया को मिल रही, तो इंडिया ने वो कर दी, थोड़ा उस पर मैंने डिटेल किया है। दलाई लामा के संघर्ष को मैंने ठीक से, मतलब दलाई लामा के संघर्ष तो लंबा संघर्ष है, उतना नहीं, लेकिन उसको मैंने टुकड़ों में करने की है। तिब्बत की अहमियत हिंदुस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, मैंने उसको थोड़ा करंट से भी जोड़ा है, मतलब जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि पंचन लामा एक इम्पॉर्टेंट है। दलाई लामा के बाद जो, मतलब दो या उनके समकक्ष वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट उस पूरे उसमें रहते हैं, वो पंचन लामा है। जो करंट पंचन लामा हैं उनको लेके दलाई लामा ने किसी और को नियुक्त किया है, चाइनीज़ ने किसी और को कर दिया, इत्यादि इत्यादि। अभी के हालात देखते हुए दलाई लामा ने ये ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि अब इसके बाद जो दलाई लामा होंगे, इन दलाई लामा के बाद जो नेक्स्ट होंगे शायद 15th, वो इलेक्टेड होंगे। वो जो होता था ना ढूंढने जा रहे हैं कि कहीं, वो नहीं होंगे। फिर मैंने बात की है नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी की, क्योंकि वो एक बात होती है, उसको टच किया है। पंचशील की बात टच की है, और चौवन लाई की जो हिंदुस्तान की विजिट होती है लास्ट 1960 में, उसकी बात की है। एक्चुअल वॉर की बहुत लंबी बात नहीं है, लेकिन वॉर की बात की है, जब एक्चुअल वॉर हो जाती है, क्योंकि चाइना दो तरफ, एक तो लद्दाख सेक्टर में और एक नेफा सेक्टर में, मतलब दो हिस्सों में लड़ रहे थे। तेजपुर तक यहाँ आ जाते हैं। उधर लद्दाख सेक्टर में मेजर शैतान सिंह ने जो चुशुल एयरपोर्ट को कैसे डिफेंड किया, वो जो एक वीरता की गाथा है, उसकी बात की है। और फिर मैंने जिसको कई लोगों ने गिल्टी मैन ऑफ 1962 वॉर की एक बड़ी कहानी है, मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो तीन सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे, जिनको आप लैक ऑफ लीडरशिप कह लीजिए, सर्कमस्टेंसेस कह लीजिए, व्यक्तित्व कह लीजिए, लेकिन जो तीन लोग मुख्य रूप से इसके किरदार थे, जिनके ऊपर, जिनको ये जिम्मेदारी है इस हार की, उसमें सबसे पहले हैं जनरल BM कौल। जनरल BM कौल को इसलिए मैं कहूँगा कि आप पढ़ेंगे, आपको कुछ चीज़ अजीब, ही इज़, वो कहा जाता है फर्स्ट परम विशिष्ट सेवा मेडल के रेसिपिएंट। मिला किस लिए था? मिला था कि उन्होंने जो क्वार्टर बने थे फौजियों के अंबाला में, उसको उन्होंने बहुत जल्दी बनवा दिया था, एंड बिकेम फर्स्ट PVSM ऑफ फौज। फिर जनरल PN थापर की मैंने बात की, जो जनरल साहब जो 62 वॉर के समय जनरल थे, प्राणनाथ थापर, अपने कर्ण थापर जी के पिताजी, और द ओनली एंड द फर्स्ट जनरल एंड द ओनली जनरल इन इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में एज अ चीफ जिन्होंने रिजाइन किया, वो एक कहानी है। और तीसरा किरदार मैंने पहले भी कहा था, VK मेनन शायद इतना ज़्यादा पढ़े थे, वो अपने को
आर्मी के साथ कभी भी जैसे जोड़ नहीं पाए। जैसे एक व्यक्ति का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, और वो किताब जॉर्ज फर्नांडिस, अ ट्रेड यूनियन लीडर, बट जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो जैसे आर्मी में उन्होंने दिल जीत लिया। मेनन वो काम अपने को उनके साथ नहीं कर पाए थे, ये ज़रूरी है। और जब चाइना वॉर हो जाती है हिंदुस्तान की, जो मतलब हम लोग एक तरह से हारते हैं वो वॉर को, उसका देश के ऊपर जो असर हुआ, पूरे मतलब एज इंडिया इन टोटलिटी, जनमानस के ऊपर, नेहरू के ऊपर जो उसका असर हुआ, नेहरू के ऊपर उनका जो हेल्थ पे असर हुआ, ये सब चीज़ें कही हैं। लेकिन ख़त्म करने से पहले, क्योंकि नेहरू की डेथ की बात आ रही है, नेहरू का एरा ख़त्म हो रहा है, नेहरू की दो चीज़ें, नेहरू ने इस देश में जिस शिद्दत के साथ डेमोक्रेसी को, जिसको कहते हैं ना, सिर्फ रौपा ही नहीं, उसको सींचा, पल्लवित किया, बड़ा किया। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने उसमें की। डॉक्टर लोहिया का जिस तरह के भाषण होते थे पार्लियामेंट में, लेकिन कोई ये नहीं था कि उनको बोलने ना दिया जाए। दूसरी बात, 62 की वॉर चल रही है और पार्लियामेंट इन सेशन है, और पार्लियामेंट में कोई टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की तारीख में आप इस समय तो कोई पार्लियामेंट नहीं चलेगी। नेहरू का बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मुझे लगता है पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर से नहीं रहा। आज हम लोग LIC बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर का जाल, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल जो नेहरू ने जो विजन था, उसको छूना थोड़ा मुश्किल था। और इसके अलग हट के जो एक नेहरू ने जिसको हरदम बहुत अपने साथ मतलब चिपका के रखते थे, और उनको जिसको लगता था कि नहीं, इसके लिए मैं जाना जाऊं, वो एक सेकुलर जो उनकी बात थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे कोई भी धर्म का लोग किसी भी मतलब अपना धर्म वो कर सकते हैं। वो नेहरू ने बहुत जिया था उसको, और उसके साथ वो किया था। वो नेहरू की एक ऐसी चीज़ है जो आज की तारीख में हमें फिर से देखना होगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं। वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन नेहरू की इन बातों को किया है। ये चैप्टर 3 है। आपसे फिर से एक बार आग्रह है, किताब को मंगाइए। अब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह उपलब्ध है। आप अगर साइन कॉपी चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका डिटेल्स नीचे दे रहे हैं। किताब पढ़िए, और किताब पढ़ने के बाद ये ज़रूर बताइए कि किताब की कमियां क्या क्या हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा लिखा, ये लिखा, कमियां क्या है। रिव्यूज़ लिखिए, बताइए मुझे कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, क्योंकि शायद इसका सीक्वल कुछ दिमाग में चल रहा है कि बहुत से देश तो बड़ा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं 75 साल में हुई हैं, जिस पर कुछ ना कुछ और लिखने और बोलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।